तो लास्ट क्लास में हम स्टार्ट किया था हमने अमीनो एसिड्स। तो मैंने बताया था कि कैसे अमीनो एसिड्स बहुत सारे लार्ज अमाउंट में जुड़ के प्रोटीन बन जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैसे उसकी बॉन्डिंग होती है, कैसे उसके बॉन्ड्स होते हैं, किस टाइप के वो होते हैं और कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और आगे देखेंगे। कहाँ गए सारे? कब आएंगे? धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। आ गए। आज लास्ट क्लास है तुम्हारी ऑर्गेनिक की। ध्यान से पढ़ना हो। क्यों दुखी क्यों होना है इसमें? अच्छा तो है ऑर्गेनिक का। यहाँ पे किसी ने कुछ खाया था क्या? आज टेस्ट भी है ना तुम लोगों का? पढ़ा है? कभी कभी रिवीजन। उनकी तो मॉर्निंग में होती है ना। वैसे क्लास होती है तो आना नहीं है, मॉर्निंग में आना है।
बढ़े आगे। अब ये देखो, मैंने उस दिन बताया था ऑलरेडी, इसमें मैंने क्या बताया था कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स के चेन से बनते हैं। छोटे छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि बहुत लार्ज नंबर में कंट्रीब्यूट करके, मतलब कंस्टिट्यूट करके प्रोटीन्स बनाते हैं। और इस वाले में कौन कौन से ग्रुप होते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक अमीन्स ग्रुप होता है, और एक हाइड्रोजन फिक्स होता है। ये एल्काइल ग्रुप है, ये चेंज होता रहेगा और इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अमीनो एसिड का नेचर कैसा है। एक एक्सेप्शन मैंने बताया था, मैंने बोला था कि जितने भी अमीनो एसिड्स है वो सबके सब कायरल है। कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, कि यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप होगा, मतलब कार्बन के अराउंड जितने भी चारों ग्रुप्स होंगे सभी के सभी डिफरेंट होंगे, तभी वो कायरल होगा। एक्सेप्शन में मैंने क्या बताया था? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है? NH2 भी होता है, COOH भी होता है, H भी होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अगर टू ग्रुप सेम हो जाएंगे तो दैट मीन्स कि वो कायरल नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने एक्सेप्शन में बताया कि ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरा मैंने स्टार करके क्या बताया? प्रोलीन एक अमीनो एसिड्स है जो कि 2 डिग्री अमीनो एसिड है। 2 डिग्री का क्या मतलब होता है? मतलब ये जो कार्बन होगा इसका वो 2 डिग्री के साथ अटैच्ड होगा, मतलब यहाँ इन दोनों का आपस में लिंकिंग होगा। वैसे ये अलग अलग है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हमने जाना नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना कि वो 2 डिग्री है। हो गया ये। नेक्स्ट है इसमें पेप्टाइड्स, सुना है कभी? पेप्सी, उससे कुछ इसका लिंक नहीं है पर। अब देखो इसमें क्या होगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि पानी यहाँ से निकल जाएगा, मतलब कि यहाँ से हम OH निकालेंगे और यहाँ से हम एक H निकालेंगे। मतलब कि मैंने दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिए है, ये भी अमीनो एसिड्स है, ये भी अमीनो एसिड्स है। यहाँ पे R जो है वो चेंजेबल है, कुछ भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका OH ग्रुप निकलेगा और ये जो अमीन है इसका H ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया? वाटर। यहाँ पे देखो OH है और दो हाइड्रोजन है, मतलब 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। दैट मीन्स कि यहाँ से पानी निकलेगा और आपस में इन दोनों का लिंकिंग हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो मैंने लिंकिंग की है, यहाँ से मैंने इसको ओपन छोड़ा है, जो हमने प्रोडक्ट बनवाया है एक्चुअल में जो बॉन्ड है वो इसके और इसके बीच में है, ठीक है। इस वाले को अभी तक हमने यूज नहीं किया है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में ये वाला ग्रुप भी है, पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और वो वाला अमाइड सॉरी पेप्टाइड ग्रुप बन जाएगा बॉन्ड। तो अब दोबारा जब मैं इसके साथ एक और यहाँ पे अमीनो एसिड सेम टाइप का अगर ऐड करूंगी तो उसका कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप और इसका NH2 ग्रुप रिएक्ट करके फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा।
और इधर वाले में देखो यहाँ पे ये वाला अनयूज्ड है, तो अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड लूंगी तो उसका NH ग्रुप और इसका COOH ग्रुप जो है वो दोनों आपस में लिंक होकर क्या करेगा, फिर से आगे जाकर रिएक्ट कर देगा। इसीलिए मैंने यहाँ से इसको ओपन छोड़ा हुआ है कि अगर हम और ऐड करते चले जाएंगे तो वैसे ये लंबी लंबी चेन्स बनती चली जाएगी। समझ में आ गया, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बड़े आगे। अब यहाँ पे जब हमने प्रोडक्ट बनवाया उसका, तो यहाँ पे एक्चुअल में किसकी बॉन्डिंग हुई, इस वाले की और इस वाले की। तो ये जो बॉन्डिंग होती चली जा रही है कंटिन्यूअसली, इस वाले को हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। और एक और चीज, ये जो C कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है इसको हम कह देंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ये चीज इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको याद रखना है। किसी को कोई डाउट है अल्कोहल या किसी भी चैप्टर में? आज भी नहीं पढ़ा? बड़े आ गए।
सॉरी। इन लोगों ने आना नहीं है आज क्लास करने, बंक। अब देखो यहाँ पे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वाले में बहुत सारे नेम है, मतलब बहुत सारा टिपिकल नेम है, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल। तो वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे और बहुत लंबे लंबे है, मतलब बीच बीच में से जैसे इसके 2 एग्जाम्पल से याद कर लेना, इसके 2 एग्जाम्पल से याद कर लेना। वो मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत सारे और बहुत ज्यादा नेम, उसमें टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे वो बुक में भी दिया होता है, इवन कि ऑनलाइन भी देखोगे तो वो 20 तुम्हें सारे इसके भी नाम आ जाएंगे, इसके भी, दोनों के मिला के 20 नंबर होते हैं। तो अब देखो एसेंशियल कौन से होते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो सिंथेसाइज मतलब खुद नहीं बनाने के काबिल होती है, वो बाहर से लेने पड़ते हैं। तो सपोज हम एग लेते हैं, चिकन लेते हैं, या फिर प्रोटीन पाउडर लेते हैं जो जिम वगैरह करते हैं। तो वो जो बाहर से ले रहे हैं वो एक्चुअल में हमारी बॉडी सिंथेसाइज मतलब बना नहीं पा रही, इसलिए हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। तो उस वाले को हम कहते हैं इसेंशियल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स या एसेंशियल टाइप ऑफ प्रोटीन। नॉन एसेंशियल वाले होते हैं जो एक्चुअल में हमारी बॉडी बॉडी जो है वो खाने के थ्रू प्रोसेस कर पा रही है। मतलब सपोज हम कुछ खा रहे हैं, हमारी डाइट है, उसके अकॉर्डिंग वो खुद बना रही है, सिंथेसाइज कर रही है, तो उसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। अब इसमें और इन दोनों में बहुत सारे नेम्स है, 20 नेम्स है ऑलमोस्ट, तो वो तुम्हें दो दो एग्जाम्पल दोनों के याद कर लेना, ठीक है। बड़े आगे। अब देखो इसकी दूसरी कैटेगरी हम कैसे कर सकते हैं। पहले हमने इसको 2 कैटेगरी में किया, एसेंशियल। क्या हो रहा है पीछे, हमने इसको 2 कैटेगरी में डिस्टिंग्विश किया है। एक हमने बोला कैसे वो सिंथेसाइज हो सकता है ह्यूमन बॉडी से, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। अब इसको दूसरी कैटेगरी में कैसे करेंगे कि उसका टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब कि उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बेसिस पे भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि दरवाजा खुला के छोड़ते हैं।
2 पेजेस छोड़ दो, आगे से लिख लो, हाथ में लिख लो। चारों एक जगह क्यों बैठते हो? जगह नहीं है पीछे? और हो गया? जल्दी जल्दी करो, फिर वो खत्म भी करना है, थोड़ा है इसमें भी, क्योंकि इतना ही सिलेबस है। हो गया? क्या इतने दिन ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा है? कुछ पढ़ा भी है कि बस डिजाइन लग रहा था कार्बन और हाइड्रोजन का? कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस। वो भी पूरा नहीं बोल रहे हो। चलो बढ़े, हम आगे बढ़े। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होगा कि छोटे छोटे, मैंने बोला जो प्रोटीन्स होते हैं वो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स को जोड़ के बनते हैं। तो सपोज लॉन्ग लॉन्ग जो लीनियर चेन्स है अमीनो एसिड्स की, उसको जोड़ जोड़ के सिंपल जो लीनियर चेन होती है प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स को छोटे 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 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जोड़ के, उसको हम कह देंगे प्राइमरी। मतलब उसका स्ट्रक्चर में कोई ब्रांचिंग नहीं, कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं, सिंपल एक के साथ एक के साथ एक जुड़े हुए, जैसे असेंबली लाइन में कैसे तुम लोग खड़े होते हो वैसे ये भी है। अब सेकेंडरी वाले में देखो, इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म में। अल्फा फॉर्म में क्या खास बात है कि ये जो इसकी जो चेन होती है इस तरीके से होती है कि यहाँ पे ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है यहाँ पे। मतलब कि इस वाले स्ट्रैप, मतलब इस वाली लाइन के बीच में और इस वाली लाइन के बीच में इसके खुद के ही स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। समझ गए? अब इस वाले में क्या है, बीटा वाले में इसकी जो चेन होती है छोटी छोटी होती है इस टाइप की। मतलब इसमें जो है, जो इसका ट्रफ है, मतलब ये जो जगह है इसकी, ये ज्यादा है, इस वाले में कम है। तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने खुद के साथ नहीं होगी, दूसरे वाले के साथ हो जाएगी। मतलब कि ये वाले को हम कह देंगे इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में होता है कि वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ करेगी तो हो जाएगा। इंट्रा मतलब हो जाएगा कि खुद के मॉलिक्यूल के साथ जब वो करेगा तो उसको हम इंट्रामोलिकुलर बोल देंगे। ठीक है। टर्शरी वाले में क्या होगा, इन दोनों को, मतलब इन दोनों में से इसका और इसका मिक्सचर, मतलब इसका और इसका कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा, ट्विस्टेड टाइप का ऐसा कुछ भी, इसको हम कह देंगे टर्शरी। फिर आगे जाओगे तो क्वार्टनरी भी आएगा। क्वार्टनरी में क्या होगा, ये और ज्यादा उलझ जाएगा। जैसे कैसे ऊन का धागा होता है, उसको अगर हम नहीं ठीक तरीके से बांधेंगे तो वो बहुत ज्यादा उलझ जाता है। वैसे ही टर्शियरी वाले में क्या होगा, प्राइमरी वाले का और अल्फा वाले का होगा या तो ये वाला, या फिर ये प्राइमरी वाले का या फिर बीटा वाले का आपस में ये बॉन्ड होगा, या फिर नॉट टाइप का हो जाएगा। इस वाले को हम कहते हैं टर्शियरी, और अगर ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो उस वाले को हम कह देंगे क्वार्टनरी। ठीक है। क्वार्टनरी मतलब चार।
बनाना स्ट्रक्चर बना लो। अब नेक्स्ट लिखो डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, the process that changes denaturation। नेचर वर्ड है उसका डीनेचर, denaturation, denaturation of proteins, the process that changes the 3D structure of native proteins, native, native, native। नेटिव का मतलब क्या होता है? मतलब सपोज तुम शुरू से बिहार में रहे हो तो तुम यहाँ के नेटिव हो गए, मतलब यहाँ के बसने वाले हो गए, वो हो गया नेटिव। इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इट कैन बी कॉज्ड बाय change in pH, addition of electrolyte or heating, addition of electrolyte or heating। अब देखो इसका क्या मतलब होता है डीनेचुरेशन का। डीनेचुरेशन का ये मतलब होता है कि सपोज ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये 1D में आता है, ठीक है, ये वाला 2D में आता है। आज मत बात करो, एटलीस्ट लास्ट अच्छे से पढ़ लो। 2D है ये, उसके बाद 3D स्ट्रक्चर्स है। क्वाटनरी वाले जितने भी होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड होते हैं, तो वो प्लेन के बाहर आते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं 3D स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब 3D स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, अब सपोज ये वाला जो प्रोटीन है इसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो अगर सपोज मैं इसको बहुत ज्यादा हीट कर दूंगी या कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगी या फिर मैं क्या करूंगी कोई सॉल्वेंट डाल दूंगी जो कि वोलाटाइल होगा, तो वो क्या करेगा, इसका जो 3D स्ट्रक्चर है ये जहां से आया है, मतलब ये टर्शियरी वाला जो है वो इन दोनों से डराइव हुआ है, तो वो क्या करेगा वापस इसको, ये जो इसका 3D स्ट्रक्चर है जहां से आया है इसको उसी फॉर्म में वापस से ले आएगा। अगर मैं कोई सॉल्वेंट डालूंगी या फिर कोई भी एसिड डाल दूंगी या इसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर दूंगी तो क्या होगा, इसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो टूटने लग जाएगा और टूट के वापस से वो प्राइमरी या सेकेंडरी में चेंज हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें 3-4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट मिलता है तो उसको हम मोनोसैकेराइड्स बोल देते हैं। ऑलिगो में क्या होता है कि 2 से लेके 9 या 10 तक अगर होते हैं तो उसको ऑलिगोसैकेराइड्स बोल देते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में कि बहुत सारे यूनिट्स मिलते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, वैसे इस वाले को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड और डेराइव्ड प्रोटीन्स। इस वाले में क्या होगा, सपोज अगर मैं प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करवा रही हूँ तो सिंपली हमें अल्फा अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। मतलब कि प्रोटीन्स में क्या होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, तो अगर मैं प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करवा दूंगी और हमें सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स का एक यूनिट मिलेगा तो दैट मीन्स कि वो सिंपल प्रोटीन्स है, ठीक है। और अगर मैं कॉन्जुगेटेड वाले में क्या होगा, अगर मैं इसको इस वाले टाइप के प्रोटीन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करवा दूंगी, इस वाले का अगर मैं करवा दूंगी हाइड्रोलिसिस तो हमें मिलेगा अल्फा अमीनो एसिड्स और कुछ उसमें
नॉन प्रोटीन पार्ट्स होंगे हमें वो भी मिलेंगे। ड्राइव्ड वाले में क्या होगा, इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा और इस वाले में हमें मिलेगा कॉन्जुगेटेड या फिर सिंपल। देखो इसके नाम से पता चल रहा है डराइव्ड प्रोटीन्स। डराइव्ड मतलब कि बाकी दोनों से ये डराइव होगा जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। इस वाले का सिंपल अमीनो एसिड मिलेगा, इस वाले का कि अमीनो एसिड भी मिलेगा, साथ साथ में कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी मिल जाएंगे। लिख लो। लास्टली इसको हम कर सकते हैं कैटेगराइज्ड। अब मैं बोर्ड पे बुलाना शुरू करूंगी। होते यहाँ पे बहुत सारे हैं बट जो मेन वाले मैं वो लिख रही हूँ। अब प्रोटीन्स का किस चीज में काम होता है, किस चीज में उनकी फंक्शनैलिटी होती है, उनका क्या एक्चुअल में फंक्शन होता है, एप्लीकेशन होता है, उसके बेसिस पे हम इसको बहुत सारे टाइप्स पे डिस्टिंग्विश या कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हार्मोन, जो कि बहुत सिंपल है। इंसुलिन होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग जोन से आते हैं। सेकेंड वाला हम एंजाइम्स कर सकते हैं, जिसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से, मतलब कि जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस है उसके ऊपर वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, तो उसके बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। लिख लो, फिर आगे हम एंजाइम्स देखेंगे। चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको याद करना पड़ेगा।
सभी बातें कर रहे हो आज, क्या बात है? तो खुद क्यों बातें कर रहे हो फिर? ऐसा क्या डिस्कशन है जो चल रहा है? मैकेनिज्म डिस्कस कर रही हो, कैसे क्या होता है? होली तो नहीं मनाने लगे हो कहीं? होली सिस्टम फिजिक्स में। बुला रही हो अब मैं वोट पे सबको? किसको बुलाऊं? सबको बुला लूंगी मैं, उधर वाला बोर्ड खाली कर दूंगी, यहाँ पे 2 मार्कर से लिखोगे फिर वहां पे। सभी मेरे फेवरेट हो, जो बात करता है वो और भी ज्यादा फेवरेट है। आ जाओ इधर, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे मैं किसको पढ़ा रही हूँ, खुद खुद तो नहीं मैं पढ़ने आई हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर पढ़ लो, आधा घंटा है और। मेरी है, तुम्हारी थोड़ी है। बैठ के बातें करनी, और भी तो होंगी क्लासेस।
टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। इट्स अराउंड, मतलब कि इसके रेंज के बीच में होना चाहिए। क्या हुआ? यूट्यूब पे तो है ही ये सब, है ना। अब इंस्टा पे रील डालूं मैं, उसमें लिख के वहां पे बायोमोलिक्यूल्स की रील। पता चला इंस्टा भी चलाना बंद कर दोगे। हो गया। अब देखो, इसमें एंजाइम्स पहले भी सुना होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स के होते हैं, जो कि खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद से बनाते हैं और उनको बायोलॉजिकल रिएक्शंस में यूज करते हैं, ताकि वो जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज हो जाए, उसको हम एंजाइम्स कहते हैं। जैसे सपोज अगर किसी को दही जमानी होती है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा खट्टा उसमें डालते हैं, बैक्टीरिया का फॉर्म डाल देते हैं, तो थोड़ी देर बाद उसको रात भर रखते हैं वार्म टेम्परेचर पे, ताकि वो क्या हो जाता है दही फिर सुबह जम जाती है। तो दैट मीन्स कि वो जो रिएक्शन है उसको वो खुद ही कैटेलाइज करवा रहा है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें वो क्या है, बैक्टीरिया है। तो वैसे कई सारे, अब जैसे हमारी सलाइवा है उसमें भी सलाइवरी अमाइलेज होती है, वो वाला ये होता है, एंजाइम होता है। तो वो क्या करता है, जितने भी हमारे माउथ के अंदर रिएक्शंस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसके लिए वो हेल्प करते हैं। तो वो खुद ही जनरेट भी करता है और खुद ही बायोलॉजिकल एक्शन से उसको वो क्या करता है, कैटेलाइज भी कर देता है। उसी को हम कहते हैं एंजाइम्स। अब सबसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो इसका जो पीएच है, जिस पीएच पे ये काम करना चाहिए वो 7 होना चाहिए। अगर सपोज हमारे माउथ में जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका पीएच वो है, वो अगर 7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो वो जो हमारा रिएक्शन है, मतलब मुंह में जो हम खाना खाएंगे तो वो जलने लग जाएगा, वो रिएक्शन कम हो जाएगा, कैटेलाइज कम करेगा, और वो उल्टा उसका रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए इसका जो पीएच होना चाहिए वो 7, मतलब कि न्यूट्रल होना चाहिए। और एक्सेप्शन में ये दोनों है, इनका जो पीएच है वो इसका वाले का कम होता है, इस वाले का ज्यादा होता है। नेक्स्ट वाला जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उसी के बीच में, मतलब 20 से 30 डिग्री जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसके बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन है, मतलब इसको हम हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में यूज करते हैं। क्योंकि डाइल्यूट फॉर्म में इसलिए यूज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में, अमाउंट इज वेरी लेस। अगर हम थोड़ा सा भी अमाउंट में इसको यूज करेंगे तो वो रिएक्शन को प्रोसीड करवा देगा, हमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ये लिख ली है? किसने नहीं लिखा? तुम दोनों भी एक्सेप्शन ही हो। अब देखो इसमें स्पेशलिटी क्या है एंजाइम्स में,
कि स्मॉल अमाउंट में अगर इसको मैं यूज करूंगी और इवन कि डाइल्यूट फॉर्म में भी यूज करूंगी तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ये 10⁻6 से लेके 10⁻7 टाइम, मतलब इतना ज्यादा अमाउंट में उस रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है। ये उसका रेट जो है वो इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना। अगर वो घटाएगा तो उसको हम क्यों यूज करेंगे? कई रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें रिएक्शन का रेट घटाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। जैसे कि अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो वो बहुत जल्दी विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई वो रिएक्शन हो जाता है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए, उस रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम नेगेटिव कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। आगे आके बैठो तो तुम तीनों में से जिसकी मर्जी है, जल्दी आगे आ जाओ ना तो पीछे चले जाओ। तुम चार एक साथ नहीं बैठोगे। अब उधर बातें शुरू हो जाएंगी। आगे नहीं, अब इधर से बाहर फेंक दूंगी मैं। टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, फिर बच जाओगे। चलो बढ़े आगे। अब देखो मैकेनिज्म इसका कैसे होता है। नोमेनक्लेचर में देखो, अगर इसका किसी का भी नाम होता है एंजाइम का, उसके लास्ट में हम सफिक्स ऐड कर देते एज। जैसे मैंने बोला सलाइवरी अमाइलेज हो गया, या जितने भी इन्वर्टेज हो गया, जितने भी रिएक्शन, जितने भी एंजाइम्स का नाम होता है उसके लास्ट में सफिक्स ए ऐसे ही लगता ही लगता है। ऐसा इसका नोमेनक्लेचर होता है। अब मैकेनिज्म देख लो कैसे ये काम करता है। सबसे पहले कोई भी यहाँ पे सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का मतलब जिसको हम रिएक्ट करवाना चाहते हैं वो इनकम्प्लीट है, अभी उसको एक्चुअल में रिएक्शन करना है। इसमें हम एंजाइम डालेंगे। अब ये एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेगा। अब इसको अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रही हूँ केमिस्ट्री में, इसका मतलब होता है कि ये बहुत कम टाइम के लिए यूज होता है। और ये जो रिएक्शन है, मतलब ये जो, क्यों बातें कर रहे हो? अब देखो सबस्ट्रेट है और एंजाइम है, ये दोनों आपस में इस तरीके से बॉन्ड करेगा कि कुछ टाइम के लिए ये जो पार्ट है एग्जिस्ट करेगा और ये एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये एक्चुअल में प्रोसीड करवाएगा। अब थोड़ी देर के लिए ये बनेगा और ये जो पार्ट ऑफ रिएक्शन होता है इसको हम ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब होता है कि ये बहुत जल्दी फॉर्म होता है और बहुत जल्दी ये यूज भी हो जाता है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास बन जाएगा एंजाइम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्लस प्रोडक्ट। अब ये जो एंजाइम कॉम्प्लिकेटेड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, अगेन अब हम इसको बार बार रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। बार बार अब हमें एंजाइम की जरूरत नहीं है यूज करने के लिए। एक बार हम सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम यूज करेंगे, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा, फिर लास्ट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स आयन इस तरीके से बनेगा कि ये फिर से इसको हम रिएक्शन में यूज कर सकते हैं और इजिली ये प्रोडक्ट में जा सकता है। अगर अब मैं इसको दोबारा से फिर से सबस्ट्रेट के साथ यूज करूंगी तो अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट नहीं बनाएगा, सीधा ये जो रिएक्शन है यहाँ से यहाँ आएगा। बार बार ये बनेगा और प्रोडक्ट बनता जाएगा, फिर ये बनेगा, फिर ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और प्रोडक्ट को निकालता चला जाएगा। ऐसे ये रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है।
अब सपोज यहाँ पे हम सबस्ट्रेट यूज करें यूरिया, तो इसका एंजाइम कौन सा होगा? यूरियस। अब सपोज यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सुक्रोज, यहाँ पे हम यूज करेंगे इन्वर्टेज। यही दोनों भी आपका। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कई सारे मेडिसिन होते हैं या कई सारे हमारे जो टेस्ट होते हैं वो हम डिजीज को ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल्स या डॉक्टर के यहाँ यूज करते हैं, वहां पे हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। सेकेंडली फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन सुना होगा कि जैसे सपोज ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स में हम कोई एंजाइम डालते हैं तो वो बहुत टाइम तक फर्मेंट होके वो क्या होता है, वाइन में चेंज हो जाता है। या सपोज हम डोसा या इडली बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, बहुत देर तक ईस्ट डाल देते हैं, कोई भी ऐसा माइक्रोबैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म डाल देते तो वो खुद कुछ टाइम के बाद फर्मेंट हो जाता है। तो उसमें भी हम एंजाइम्स का यूज करते हैं जो कि हम इंडस्ट्रियल मेथड में यूज करते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा वाला ये हो गया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। अब ये बस लास्ट है एंजाइम्स का, इसमें देख लो। जैसे सपोज एंजाइम्स में अगर कोई मैं मेटल आयन ऐड कर दूंगी, के प्लस हो गया, Na प्लस हो गया, या फिर जिंक 2 प्लस हो गया, मतलब कि अगर मैं कोई भी बाहर से हेटेरो कंपाउंड्स यूज कर दूंगी तो ये क्या करेंगे,
एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर देंगे। कैमरा बंद कर दो।